Jai Hind friends, in this video we are discussing mass balance, which is part of engineering principle and is an important topic for DBT as well as GATE exam. So first हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे लाइक व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज स्टडी स्टेट, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मटेरियल बैलेंस. ओके, सो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस. ओके, रीजन इन स्पेस. आप लोगों को पता है 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे इस स्पेस में उनकी लेंथ है, ब्रेथ और हाइट है. तो इस स्पेस में कोई भी एक रीजन, ठीक है, या एक क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो. ओके, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो. सो क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस दैट वी आर इंटरेस्ट इन. ओके, सो दैट वी कॉल अ सिस्टम. सिस्टम का एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रही है. आप कंसीडर कर सकते हैं आप डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, या एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हो रही है, या कंसीडर करते हैं यहाँ पर हमारा पेप्टाइड सिंथेसिस हो रही है. ठीक है, हम यहाँ पर एक अपना जो है पेप्टाइड सिंथेसाइज कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट पेप्टाइड सिंथेसिस. ओके, सो क्योंकि इस रिएक्शन को हम स्टडी करना चाहते हैं, इस पर हमारा इंटरेस्ट है, सो ये जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है दैट वी कॉल सिस्टम. तो ये हमारा सिस्टम हो जाएगा. और इस टेस्ट ट्यूब के आसपास बाकी जितनी भी चीज़ें हैं दैट वी कॉल इट सराउंडिंग. ओके, सो सिस्टम जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और बाकी जो भी चीज़ें आसपास में वो सराउंडिंग हो जाएगी. इसलिए अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल मेक अप योर यूनिवर्स. ओके, सो दैट मीन्स सिस्टम के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में दैट वी कॉल इट सराउंडिंग. ओके, सो सराउंडिंग भी जो है आपका सिस्टम को अफेक्ट करती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें अपनी लैब में. ठीक है, सो कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपके जो रूम है उसका टेम्परेचर क्या है. ठीक है, या उस रूम का प्रेशर कितना है, या ह्यूमिडिटी कितनी है. ठीक है, सो आपकी सराउंडिंग भी दैट मीन्स क्या है, आपके सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है. इसलिए हमें सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग को भी कंसीडर करना पड़ता है. ठीक है, कि आपने किस टेम्परेचर, किस प्रेशर और किस ह्यूमिडिटी में उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, या फिर उस रीजन में क्या ग्रेविटी थी. ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर जो भी है वो डिपेंड करेगा कि हम क्या चीज़ स्टडी करना चाह रहे हैं. क्लियर? नाउ ये जो सिस्टम है ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट ट्यूब ही सिस्टम है जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट है. लाइक अगर हम बैच रिएक्टर जो है वहाँ पे बैच प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट है. फैट बैच रिएक्टर में हमारा इंटरेस्ट है, या हमारा CSTR में हमारा इंटरेस्ट है. ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई रिएक्टर की बात. इसके अलावा आपका अगर हम पूरी अर्थ को स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो होल अर्थ है वो हमारा सिस्टम हो जाएगा. अगर हम गैलेक्सी को स्टडी करना चाह रहे हैं तो गैलेक्सी हमारे लिए एक सिस्टम हो जाएगा. अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें, अगर हम कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह को स्टडी करना चाहते हैं, उनके इंट्रैक्शन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उस केस में वो मॉलिक्यूल्स वगैरह जो हैं वो हमारे लिए सिस्टम हो जाएंगे. ठीक है, तो दैट मीन सिस्टम माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा. आई होप इट इज़ क्लियर. तो सिस्टम और सराउंडिंग ये आपका यूनिवर्स बनाते हैं, और जो चीज़ इनको सेपरेट करती है सिस्टम को सराउंडिंग से दैट वी कॉल सिस्टम बाउंड्री. सिस्टम बाउंड्री. ओके, सो सिस्टम बाउंड्री क्या है? सेपरेट करती है हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से. क्लियर? नाउ ये जो सिस्टम बाउंड्री है ये आपकी रियल भी हो सकती है, जैसे कि ये जो एग्जांपल हमने लिया है, तो यहाँ पर ये जो ग्लास ट्यूब है, ओके, ये ग्लास ट्यूब क्या है हमारे लिए, ये यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री की तरह एक्ट कर रही है. ठीक है, बट ये आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिनरी. ओके, ठीक है, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि ये सिस्टम बाउंड्री है. क्लियर? ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सिस्टम है. कि जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे ओपन सिस्टम में आपकी जो है वॉल्स नहीं होती हैं. ठीक है, वो ओपन होता है. तो ओपन सिस्टम में क्योंकि ऐसा कोई फिजिकल वॉल नहीं है, फिजिकल बैरियर नहीं है, तो वहाँ पर हम इमेजिनरी बाउंड्री कंसिडर करते हैं. तो आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई हैं. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम. ओके, व्हाट आर टाइप्स ऑफ सिस्टम? तो 4 टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिस्टम के. ओके, और ये आपके इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस ये है कि क्या ये मटेरियल एक्सचेंज को अलाउ करते हैं या फिर एनर्जी एक्सचेंज को अलाउ करते हैं. ठीक है, इस बेसिस पे यहाँ पर हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे. इसमें फर्स्ट टाइप होगा आपका क्लोज सिस्टम. ओके, सेकंड होगा हमारा ओपन सिस्टम. थर्ड होगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, एंड फोर्थ विल बी इंसुलेटेड सिस्टम. ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन का बेसिस है क्या मास एक्सचेंज अलाउड है. ठीक है, अक्रॉस द बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री, क्या मास एक्सचेंज हो सकता है, क्या एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है या नहीं है. ओके, दैट मीन्स कि जो सिस्टम बाउंड्रीज हैं क्या उसके अक्रॉस एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है. ओके, सो इसमें फर्स्ट टाइप आपका क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर फिजिकल बैरियर होता है. ठीक है, आप देख सकते हैं ये एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का. ये एक्चुअली बैच रिएक्टर है. ठीक है, बैच रिएक्टर में हम वन टाइम फीडिंग करते हैं, यानी कि जो भी हमें रिएक्शन मिक्सचर के लिए प्रोवाइड कराना है उसको हम बस फर्स्ट
स्टार्ट होने से पहले उसमें फीड कर देंगे, उसके बाद इसको सील कर देंगे। अब सील होने के बाद, क्योंकि ये मेटल से, ये जो वॉल्स हैं क्या है, मेटल्स की बनी हुई हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स ये आपका किसी भी मास को अलाउड नहीं करेंगे अंदर आने के लिए और ना ही अलाउ करेगी बाहर जाने के लिए। दैट मीन्स जो मास का एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं है किसमें, क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। ओके, द नेक्स्ट इज एनर्जी एक्सचेंज। क्या एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है? यस, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है, क्लोज सिस्टम है, क्योंकि मेटल केसिंग है। तो मेटल जो है ये आपको पता है क्या है, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि ये हीट के गुड कंडक्टर हैं तो ये हीट एनर्जी को अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए भी, ठीक है। सो दैट मीन्स एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर अलाउड है क्लोज सिस्टम में, बिकॉज हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। क्लियर? द नेक्स्ट टाइप इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर फिजिकल बाउंड्री नहीं होगी, ओपन होगा सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसे कंसिडर कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए CSTR। ओके, तो कंटिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर में क्या है, मास इन भी अलाउड होता है, ओके, और मास आउट भी अलाउड होता है। क्लियर? और यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज भी अलाउड है, ठीक है। सो मास भी अंदर एंटर कर सकता है, मास सिस्टम से बाहर भी जा सकता है। तो इस टाइप का सिस्टम जिसमें मास इन भी हो और मास आउट भी हो, तो ये जो सिस्टम है इनको बोलते हैं ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप बीकर में वाटर बॉईल कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, एग्जांपल है ओपन सिस्टम का, क्योंकि जो वेपर्स यहाँ पर जनरेट होंगे वो सिस्टम से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो सिस्टम से बाहर चले गए तो दैट मीन्स मास का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ओके, और देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एज सच बाउंड्री नहीं है, तो यहाँ पर हम एक इमेजिनरी बाउंड्री अपने आप से कंसिडर करेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि सिस्टम बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का सिस्टम है। दैट मीन्स इन ओपन सिस्टम मास एज वेल एज एनर्जी एक्सचेंज बोथ आर अलाउड। नेक्स्ट टाइप इज आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट आर आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम आपके ओपन सिस्टम का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही आपका मास एक्सचेंज अलाउड होता है और ना ही आपका एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है, ठीक है। तो इस टाइप का सिस्टम जिसमें मास ना एक्सचेंज हो सके और ना ही एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो सके, दैट टाइप ऑफ सिस्टम वी कॉल आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, एंड द लास्ट टाइप इज इंसुलेटेड सिस्टम। इंसुलेटेड सिस्टम आपके जस्ट अपोजिट है क्लोज सिस्टम का। तो इसलिए इंसुलेटेड सिस्टम वो है जिसमें मास एक्सचेंज तो अलाउड है बट एनर्जी एक्सचेंज अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो वॉल्स होंगी इंसुलेटेड सिस्टम में वो कैसे होंगी, इंसुलेटेड वॉल्स होंगी, ठीक है, या एडियाबैटिक वॉल्स। तो ये जो इंसुलेटेड वॉल्स है ये एनर्जी के एक्सचेंज को अलाउड नहीं करती हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपके 4 टाइप्स थे सिस्टम के। नाउ ये क्वेश्चन है डीवीटी बैच 2014 से, ये आपका सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। अ सिस्टम इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है बट नॉट ऑफ मास, तो मास का एक्सचेंज अलाउड बट यहाँ पर नहीं है, इज कॉल्ड ANN सिस्टम। किस टाइप का सिस्टम है ये हमें बताना है। तो क्या ये ओपन सिस्टम है? ओपन सिस्टम में हमने अभी देखा कि इसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज अलाउड है, तो ये ओपन सिस्टम नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम में देखा कि जस्ट अपोजिट है ओपन सिस्टम का, इसमें मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज नहीं हो सकते। देन इंसुलेटेड सिस्टम में हमने देखा कि एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड नहीं होता बट मास का एक्सचेंज अलाउड होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड द लास्ट टाइप इज क्लोज सिस्टम, जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है क्योंकि मेटल्स की वॉल कंडक्टिंग होती है बट मास एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। तो ये सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम। द नेक्स्ट इज प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस इज समथिंग दैट कॉज चेंज इन either सिस्टम और सराउंडिंग। ओके, सो जिसकी वजह से सिस्टम या सराउंडिंग में कोई चेंज आता है दैट वी कॉल प्रोसेस। ओके, अब प्रोसेस से क्या चेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग में? अब सिस्टम और सराउंडिंग में है क्या, मास है, ठीक है, तो मास में चेंज आ सकता है, एनर्जी में चेंज आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, प्रेशर में चेंज आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अगर कोई चेंज आ रहा है, किसी भी फिजिकल वेरिएबल में कोई चेंज आ रहा है, दैट इज बिकॉज कि वहाँ पर कोई प्रोसेस हो रही है। क्लियर? नाउ जैसे अभी हमने सिस्टम के टाइप्स देखे, इसी तरीके से प्रोसेस के भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में आपका फर्स्ट आएगा बैच प्रोसेस। ओके, बैच प्रोसेस। व्हाट इज बैच प्रोसेस? बैच प्रोसेस जो है इसमें आपका, जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि जो बैच रिएक्टर है ये किस टाइप के सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास का एक्सचेंज अलाउड नहीं होता है। तो बैच प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कि क्लोज सिस्टम में होती है, जिसमें आपका मास इन और मास आउट दोनों ही अलाउड नहीं होते हैं। ओके, इस टाइप की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बैच प्रोसेस, जिसमें मास का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। क्लियर? द नेक्स्ट टाइप आएगा आपका सेमी बैच प्रोसेस। सेमी बैच प्रोसेस। सेमी बैच प्रोसेस वो हैं जिसमें आइदर मास इन और मास आउट इज अलाउड। ओके, तो या तो आपका मास इन अलाउड होगा या फिर मास आउट अलाउड होगा, दोनों में से एक ही अलाउड होगा, ठीक है। इस टाइप की जो प्रोसेस है उन्हें बोलते हैं सेमी बैच प्रोसेस। और इसी में आएगा आपका फेड बैच, ठीक है, फेड बैच प्रोसेस। व्हाट इज फेड बैच प्रोसेस? फेड बैच में हम क्या है, फीडिंग करते हैं बस, ठीक है, मास आउट नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स मास इन इज अलाउड, मास इन इज अलाउड। क्लियर?
तो सेमी बैच प्रोसेस जिसमें मास इन या फिर मास आउट दोनों अलाउड हो, दोनों में से कोई एक अलाउड होगा, और फैट बैच प्रोसेस हुआ है जिसमें मास इन अलाउड है। तो ये जो आपका फैट बैच है ये क्या है, सेमी बैच का स्पेशल केस हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फैट बैच प्रोसेस में मास इन अलाउड है बट मास आउट अलाउड नहीं है। एंड द लास्ट टाइप इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस बैच प्रोसेस का अपोजिट है। बैच प्रोसेस क्लोज सिस्टम में होते हैं और कंटिन्यूअस प्रोसेस ओपन सिस्टम में होते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम में, तो ओपन सिस्टम में हमें पता है कि मास इन और मास आउट दोनों ही अलाउड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मास इन भी अलाउड है और मास आउट भी अलाउड है, तो आपका मास जो है वो इजीली एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस के, बैच प्रोसेस जो कि क्लोज सिस्टम में होती हैं, सेमी बैच प्रोसेस ये आपका कंटिन्यूअस और बैच का इन बिटवीन हो जाएगा जहाँ पर मास इन अलाउड है बट मास आउट अलाउड नहीं है, और कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ है जिसमें मास इन और मास आउट दोनों ही अलाउड है, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स आप लोगों को पता ही है, इनके एग्जांपल हैं आपके बैच रिएक्टर, फेड बैच रिएक्टर एंड कंटिन्यूअस स्टीयर टैंक रिएक्टर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैच रिएक्टर में क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीटली सील्ड है तो इसमें मास एंटर नहीं कर पाएगा, तो देयर इज नो मास इन एंड नो मास आउट, ठीक है। बट अगर हम फेड बैच की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मास इन अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनपुट वॉल्व आपके लिए है जिसके थ्रू आप जो है मास अंदर एंटर करा सकते हैं, ठीक है। और CSTR में आप लोगों को पता है कि इसमें मास इन एज वेल एज मास आउट ये दोनों ही आपके यहाँ पर अलाउड है, दोनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, क्लियर। द नेक्स्ट इज स्टडी स्टेट। व्हाट इज स्टडी स्टेट? स्टडी स्टेट आपकी वो कंडीशन है जिसमें आपके जो फिजिकल वेरिएबल्स हैं, फिजिकल वेरिएबल्स, ओके, एसोसिएटेड विद योर सिस्टम, सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो सिस्टम से रिलेटेड जो भी फिजिकल वेरिएबल्स हैं ये चेंज नहीं होने चाहिए, ओके, नो चेंज और रिमेन कांस्टेंट, ओके। इनमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो उससे आपके फिजिकल वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। एट दैट टाइम हम बोलेंगे कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, स्टडी स्टेट में है, स्टडी स्टेट, सिस्टम इज एट स्टडी स्टेट व्हेन देयर इज नो चेंज इन फिजिकल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये फिजिकल वेरिएबल्स हैं क्या, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बायो प्रोसेस की, तो यहाँ पर जो फिजिकल वेरिएबल्स होंगे वो होगा आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में अगर आप कुछ एग्जांपल देखें, लाइक बायोमास की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर इनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए, ठीक है, सो वो स्टेज क्या होगी, आपकी स्टडी स्टेट होगी। इसके अलावा मास में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है, यानी कि बायोमास का जो टोटल मास है उसमें चेंज ना आए, सबस्ट्रेट के टोटल मास में कोई चेंज ना आए, और प्रोडक्ट के टोटल मास में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देन आपका टेम्परेचर जो है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो जो भी फिजिकल वेरिएबल्स हैं आपके सिस्टम की उसमें किसी में भी कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, चाहे वो कंसंट्रेशन हो, चाहे मास हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, ठीक है। इन सभी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एट दैट टाइम वी कॉल दैट आवर सिस्टम इज एट स्टडी स्टेट। आई होप इट इज क्लियर, ओके। तो स्टडी स्टेट आपको क्लियर हो गया कि चेंज नहीं आना चाहिए सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। नाउ अब ये हमने डिस्कस किए 3 टाइप्स की प्रोसेस, बैच। नाउ अभी हमने डिस्कस किए 3 टाइप्स की प्रोसेसेस जिसमें आपकी थी बैच प्रोसेस, ठीक है, फेड बैच प्रोसेस, और एक हमने देखी कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ बैच प्रोसेस में हमने देखा कि मास इन और मास आउट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मास इन और मास आउट अलाउड नहीं है और यहाँ पर आपका रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन तो कंटिन्यू रहेगी, आपने कोई एंजाइम डाला या फिर आपने कोई सेल्स प्रोवाइड किया, तो जो भी आपने सिस्टम के अंदर जो भी आपने सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया था, ठीक है, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर कंसिडर करें कि एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है तो आपने यहाँ पे एंजाइम डाला होगा, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन तो उतनी रहेगी क्योंकि वो ग्रो नहीं कर सकते, वो अपने मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, बट जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, बिकॉज एंजाइम क्या करेगा, ये जो सबस्ट्रेट है आपका, ठीक है, इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी बैच प्रोसेस में, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। अब क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है विद टाइम। अब क्योंकि चेंज हो रही है विद टाइम, इसलिए जो आपका बैच प्रोसेस है ये आपकी स्टडी स्टेट प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। बैच प्रोसेस में स्टडी स्टेट पॉसिबल नहीं है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। और रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और बायोमास की कंसंट्रेशन भी आपकी चेंज होती है बैच प्रोसेस के अंदर, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है क्योंकि वन टाइम फीड किया है तो जितना आपने डाला है उतना ही रहेगा। टोटल मास की बात करें तो टोटल मास भी आपका जो है यहाँ पर चेंज नहीं होता है,
बट जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और बायोमास, उनके मास और उनकी कंसंट्रेशन दोनों चेंज हो रही है। तो इसलिए बैच प्रोसेस जो है ये आपकी स्टडी स्टेट नहीं है। देन फैट बैच की बात करते हैं। अब फैट बैच में क्या है, हम कंटिन्यूस फीडिंग कर रहे हैं। क्या करें, कंटिन्यूस फीडिंग यहाँ पे, मास इन अलाउड है यहाँ पर, ठीक है। मास इन अलाउड होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो है जो वॉल्यूम है इसका, ठीक है, वॉल्यूम वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जितना आप मास ऐड करेंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसीलिए ये भी क्या है, स्टडी स्टेट नहीं है, क्योंकि हमने देखा जितने भी फिजिकल वेरिएबल एसोसिएटेड है सिस्टम से वो चेंज नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। दैट इज वाई फैट बैच प्रोसेस भी आपका स्टडी स्टेट प्रोसेस नहीं है। द लास्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको पता है कि मास इन और मास आउट दोनों ही अलाउड है, ठीक है, मास इन एंड मास आउट अलाउड है। सो यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर आपका स्टडी स्टेट पॉसिबल है। वाई? तो द रीजन इज कि आप जितना भी सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो उसे सबस्ट्रेट क्या है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, मास इन के थ्रू यहाँ पर और सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, और इतना सबस्ट्रेट ऐड करेंगे कि जितना यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वजह से उतना ही ये ऐड हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पर ऐड हम उतना ही कर रहे हैं जितना आपका सबस्ट्रेट कंज्यूम हो रहा है, तो दैट मीन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस में। और सिमिलरली क्योंकि एंजाइम यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकता है, तो एंजाइम भी हम यहाँ पर कंटिन्यूसली ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है, ताकि इसकी भी कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से कैसे रोकेंगे, तो सिंपली यहाँ पर हम क्या है, मास आउट भी कर रहे हैं। मास आउट होने से क्या है कि जो प्रोडक्ट आपका जो एक्सिस प्रोडक्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो आपका मास आउट के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो आपकी कंटिन्यूअस स्टेट टैंक रिएक्टर में ये भी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम में यहाँ पे मास आउट है तो एंजाइम बाहर जाएगा, जिसकी वजह से हम एंजाइम हमें ऐड करना पड़ेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस में, ठीक है। इसलिए एंजाइम जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज जो आपका मास आउट है उसकी वजह से एंजाइम की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी और एंजाइम कॉस्टली होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम यूज करते हैं अगर हम कंटिन्यूअस स्टेट टैंक यूज करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो बैच फैट बैच प्रोसेस में स्टडी स्टेट पॉसिबल नहीं है, बट कंटिन्यूअस प्रोसेस में स्टडी स्टेट पॉसिबल है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हो। ये डिपेंड करेगा कि मास इन और मास आउट का फ्लो रेट क्या है, ठीक है, कितना मास इन हो रहा है, कितना मास आउट हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो CST आ रहा है वो स्टडी स्टेट में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कंटिन्यूअस प्रोसेस में और मे नॉट बी इन स्टडी स्टेट, क्लियर। और इस टाइप के सिस्टम जो स्टडी स्टेट में नहीं है वो आपके क्या है, ट्रांजिएंट है, ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट में है या फिर अनस्टडी स्टेट में है, अनस्टडी स्टेट, ओके। तो बैच और फैट बैच क्या है, आपके ट्रांजिएंट स्टेट में है, ठीक है। द नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम कई बार कंफ्यूज कर देते हैं स्टडी स्टेट के साथ, क्योंकि दोनों में ही कोई चेंज नहीं आता है, बट इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट। इक्विलिब्रियम डिफरेंट कैसे है, तो कंसिडर कीजिए ये हमारे केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए आपका बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और कंसिडर करते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कि आपका ए बी में कन्वर्ट हो सकता है और बी वापस से ए में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके दो रेट होंगे, एक है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरा होगा आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ओके। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपके ए के कन्वर्ट होते हैं बी में पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि 10 माइक्रोमोल्स जो आपका सबस्ट्रेट है वो आपका कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में पर मिनट। पर मिनट मतलब 1 मिनट में आपका जो 10 माइक्रोमोल ए है वो आपका बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फॉर एग्जांपल कि 5 माइक्रोमोल, ठीक है, आपका पर मिनट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट वापस से सबस्ट्रेट में, ठीक है, ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये कांस्टेंट नहीं है, ये आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। जब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन को तो स्टार्ट करते टाइम आपका सबस्ट्रेट ज्यादा प्रेजेंट होगा रिएक्शन मिक्सचर में एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो उस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग कंडीशन में लो होगा क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा इतना जो कि वापस से सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ आप लोगों के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि ये आपका इस तरीके से ग्राफ यहाँ पर प्लॉट होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये आपका जो फर्स्ट ऊपर है ये आपका ए है और ये आपका बी है। सो ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डाउन जा रही है, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसीलिए बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि जो इनकी कंसंट्रेशन है वो अब चेंज नहीं हो रही है, वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है,
ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे एक वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू है 10 मोल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 10 मोल अब फिक्स हो गई है। अब जो ए की कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही है, अभी 10 मोल ही है। सिमिलरली ये जो बी की कंसंट्रेशन है यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये है आपका 8 मोल। अब ये जो है बी की कंसंट्रेशन यहाँ पर फिक्स हो गई है, अब ये भी चेंज नहीं हो रही है विद टाइम। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो सबस्ट्रेट जो ए है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। पर जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है, ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है, जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है ये इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की ये इंक्रीज होने लगेगी जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये आपका इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि ये जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है ये इंक्रीज होते होते ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये जो पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो गया है, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है कि कितने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के कन्वर्ट हो रहे हैं बी में। तो अगर हम कंसीडर करें कि आपके 10 माइक्रोमोल कन्वर्ट हो रहे हैं पर मिनट, तो आपका जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है ये भी इतना ही होगा, 10 माइक्रोमोल पर मिनट। दैट मीन्स कि जितने मॉलिक्यूल्स आपके सबस्ट्रेट के कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे सबस्ट्रेट में। तो अब क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स एक सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, उतने वापस से जो बी के हैं वो आपके सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो गए हैं, इसीलिए इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, वो फिक्स हो जाएगी, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कन्वर्ट हो रहे हैं और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस से रिवर्स हो जा रहे हैं तो वो इक्वल है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ए की कंसंट्रेशन और जो बी की कंसंट्रेशन है अब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम आपकी वो कंडीशन है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल आ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी जो कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो ये जो रीजन है यहाँ पर, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऑल द टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम, क्लियर है। और आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहां पर अपोजिट फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, अपोजिट फोर्सेस है, ये जब बैलेंस हो जाएंगी तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अचीव, क्लियर। ये आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, फिजिक्स में फोर्सेस काफी डिस्कस करते हैं, तो वहां पर जो फोर्सेस है जब वो भी बैलेंस हो जाती हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो हम उसको कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका इस ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो अभी स्टेशनरी कंडीशन में क्यों है, क्योंकि जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो ग्राउंड है वो भी इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। जिस केस में ये जो नॉर्मल फोर्स है और ये जो इसका वेट है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में ही ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा। अगर इसका वेट ज्यादा हुआ और नीचे जो ग्राउंड है वो इतनी फोर्स नहीं लगा पाया जो कि इसके वेट के इक्वल है, तो ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी उसी पोजीशन में रहना चाहता है तो उसे इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये तभी है जब हम बात कर रहे हैं कि वहां पर कोई फोर्स इन्वॉल्व हो। अगर कोई फोर्स इन्वॉल्व ही नहीं है तो इक्विलिब्रियम का कोई मीनिंग वहां पर नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मीनिंग जो है वो ये है कि जब अपोजिट फोर्सेस बैलेंस हो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि इक्विलिब्रियम में अपोजिट फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। स्टडी स्टेट में कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, सिमिलरली इक्विलिब्रियम में भी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। बट इक्विलिब्रियम का रीजन ये है कि बिकॉज अपोजिट फोर्सेस बैलेंस्ड, रिएक्शन अभी भी हो रही है, अभी भी ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी वापस से ए में कन्वर्ट हो रहा है, बट क्योंकि रेट फोर्स जो है वो बैलेंस हो गई है, इसीलिए ओवरऑल कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि रिएक्शन हमेशा ऑनगोइंग रहेंगी, बट दोनों जो रिएक्शंस हैं मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड ये बैलेंस हो गए, इसी वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है। देन अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज द रोल ऑफ स्टडी स्टेट एंड इक्विलिब्रियम इन बायो प्रोसेस, तो स्टडी स्टेट तो हमने डिस्कस किया कि बैच और फेड बैच में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों में या तो मास में चेंज आ रहा है या फिर उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ठीक है। बट सीएसटीआर में पॉसिबल था अगर हम उनके मास इन और मास आउट के फ्लो रेट को मैनेज कर ले। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम के रोल की, तो इक्विलिब्रियम हमारे लिए सूटेबल नहीं है जब हम बात करते हैं बायो प्रोसेस की। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या है कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ये आपकी फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, नो चेंज। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो वहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म हो। हमारा मेन पर्पस है प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करना, प्रोड्यूस कराना, ठीक है। ये हमारा मेन गोल है बायो प्रोसेस में, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे सिस्टम है बायो प्रोसेस में जो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट की सिंथेसिस के लिए, वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट की जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूसली होती रहे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें सिस्टम को अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम ले जाना होगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें CSTR की, कंटिन्यूस स्टीयर टैंक रिएक्टर, तो कंटिन्यूस स्टीयर टैंक रिएक्टर में कंटिन्यूसली हम सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर मास आउट भी कर रहे हैं। तो मास इनसे क्या हो रहा है कि मास इनसे यहाँ पे हम सबस्ट्रेट कंटिन्यूसली ऐड करा रहे हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ पाएगा। और यहाँ से हम जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम कंटिन्यूसली बाहर ले जा रहे हैं। तो अब क्योंकि प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है और सबस्ट्रेट कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं, इस वजह से क्या है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम किसी एक कंसंट्रेशन पे अचीव होता है। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन होती है जो, और इसको हम फाइंड आउट करते हैं विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रेशो और सॉरी प्रोडक्ट एंड सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का जो रेशो है ये आपका फिक्स होता है। और जब ये आपका रेशो अगर अचीव हो गया तो ही इक्विलिब्रियम जो है आपका मेंटेन होगा। तो ये जो रेशो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, यही डिटरमाइन करेगा क्या किस कंसंट्रेशन पे आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और या किस कंसंट्रेशन में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, और किस कंडीशन में ये दोनों क्या है आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पर अचीव कर लेंगे, यानी कि अब कोई भी फर्दर चेंज नहीं आएगा कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो अगर आपका प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का रेशो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ गया तो उस केस में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इसे डिस्टर्ब करने का एक ही तरीका है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दीजिए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कंटिन्यूसली डिक्रीज करते रहिए। कैसे डिक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट को बाहर ले जाइए सिस्टम से और सिस्टम में सबस्ट्रेट ऐड करते रहिए, जिससे कभी भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट स्टेडी स्टेट का, इक्विलिब्रियम का, प्रोसेस एंड सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे मटेरियल बैलेंस। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है, और इसलिए हम इतना डीपनेस में नहीं जाएंगे। इसका सिंपल मीनिंग है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स कि मास रिमेन कंजर्व, ओके, मास आपका कंजर्व रहता है, क्लियर। तो जितना मास हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही मास हमें मिलना चाहिए, ठीक है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन में आप लोगों को पता है कि मास कंजर्व नहीं रहता है, और इसके लिए आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी E = mc², ठीक है। इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि कितना मास हमें कितनी एनर्जी देगा और कितनी एनर्जी जो है वो कितना मास दे सकती है, यानी कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए उसके बाद एक न्यू लॉ आया और उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। बट अभी भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ही बोलते हैं, बट इसको लॉ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लॉ यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एक्चुअली क्या है कि जो प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं एटम का, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जो न्यूक्लियस का मास है वो कम है, सॉरी ग्रेटर देन हो गया, वो कम है एज कम्पेयर टू जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है जिससे वो न्यूक्लियस बना है, ठीक है। तो ये जो मास में डिफेक्ट आया है वो एक्चुअली में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और सिमिलरली जब आप इस न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं तो वो जो एनर्जी है वो अगेन मास में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन है, और इसी सब से जो है आपका ये एटॉमिक बम वगैरह सब इन लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, ओके। तो जब हम बात करते हैं बायो प्रोसेस की, तो बायो प्रोसेस में हम न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो आपकी नॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस है, ठीक है। वहाँ पर आपका ये मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, एनर्जी मास में कन्वर्ट नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज कर सकते हैं, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका बायो प्रोसेस के लिए वैलिड रहेगा, ये है इसका मीनिंग, ठीक है। नाउ अगर किसी सिस्टम में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है तो उस केस में जितना मास हम प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को उतना मास हमें बाहर मिलना चाहिए आफ्टर एंड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। दैट मीन्स मास इन शुड बी इक्वल्स टू मास आउट, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, ठीक है, और ये तो वैलिड ही होगा। तो दैट मीन्स कि अगर मास आउट के इक्वल नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ इशू है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर ये जो मास है इन और वो मास आउट के इक्वल ना हो, दैट मीन्स ये तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो उसके क्या पॉसिबल रीजंस हैं जो कि इसको एक्सप्लेन कर सके, अब हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्लूकोज मास इम्बैलेंस है, ठीक है, और इस केस में हम देख रहे हैं कि मास इन मास आउट के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके क्या रीजंस हैं, इसमें फर्स्ट रीजन तो ये हो सकता है ह्यूमन एरर। फर्स्ट रीजन हो सकता है ह्यूमन एरर कि आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की, आपने रीडिंग लेने में कोई मिस्टेक की है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका मास इन मास आउट के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये जनरल हो गई प्रॉब्लम। सेकेंड है लीकेज, ठीक है, आपका जो सिस्टम है यहाँ पर कहीं पर लीकेज है, आपने बैच रिएक्टर वगैरह जो डिजाइन किया वहां पर कहीं ना कहीं कोई लीकेज है, जिसकी वजह से एक एडिशनल रूट है मास आउट का जिसे हम कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं कैलकुलेशन में, जिसकी वजह से मास इन मास आउट के इक्वल नहीं आ रहा है। थर्ड रीजन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी के ऊपर बेस्ड हम मटेरियल बैलेंस आगे करेंगे। थर्ड रीजन ये है कि हो सकता है कि जो ग्लूकोज है ये सिस्टम में कंज्यूम हो गया हो,
ठीक है, ग्लूकोज क्या है सिस्टम में कंज्यूम हो गया है, जिसकी वजह से जो आपका मास है वो मास आउट के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मास कंज्यूम, ग्लूकोज सेल्स ने कंज्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सेल्स दी हुई हैं बायोमास, तो ये क्या है, ये ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेगा और अपना सेल ग्रोथ करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज जो जितना हमने प्रोवाइड किया था सिस्टम को उतना हमें बाहर नहीं मिला है, बिकॉज ये ग्लूकोज सिस्टम में कंज्यूम हुआ है। और ये भी हो सकता है कि ग्लूकोज जनरेट हुआ हो तो मास जनरेटेड, अगर ग्लूकोज जनरेट हुआ है सिस्टम के अंदर तो उस केस में मास इन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, और सॉरी मास इन कम होगा एज कम्पेयर टू मास आउट। ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्लूकोज जनरेट हुआ है। क्लियर है, तो उसकी वजह से भी शायद आपका मास इन मास आउट के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई आपने फोटोसिंथेसिस वगैरह रिएक्शन कराई है जिसकी वजह से ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड रीजन था कि आपका मास जनरेट हो रहा है, मास जनरेटेड और कंज्यूम। ओके, फोर्थ रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रीजन है मास एक्यूमुलेटेड, मास एक्यूमुलेटेड विद इन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अंदर आपका मास जो है वो एक्यूमुलेट हो गया, यानी कि जो ग्लूकोज आपने प्रोवाइड किया था कुछ ग्लूकोज सिस्टम के अंदर ही रह गया, वो बाहर आया ही नहीं। अब क्योंकि वो बाहर नहीं आया, वो सिस्टम के अंदर ही रह गया, जिसकी वजह से मास इन मास आउट के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये 4 पॉसिबल रीजन है आपके, अगर आपका मास इम्बैलेंस है। ठीक है, और इसमें ये जो लास्ट के 2 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं मटेरियल बैलेंस की। अगर क्वेश्चन में लीकेज है तो आपको उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो जो रीजन है वो है मास जनरेटेड, मास कंज्यूम और मास एक्यूमुलेटेड विद इन द सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर। सो अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करी वो थी आपकी मास इन इक्वल्स टू मास आउट, बट इसमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था, जिसकी वजह से ये आपके इक्वल नहीं आ रहे थे जब हम बात कर रहे थे मास इम्बैलेंस की। ठीक है, तो चलिए थर्ड और फोर्थ पॉइंट के जो फैक्टर्स हैं उन्हें भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो मास इन के साथ हो सकता है कि मास जनरेट भी हुआ हो सिस्टम में। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कि आपका कितना मास बाहर आया प्लस वो मास जो कि आपका कंज्यूम हो गया। ठीक है, सो मास जो कंज्यूम हो गया उसे भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर फिर भी आपका मास में कोई डिफरेंस है, ठीक है, ये अगर अभी भी आपका जो मास इन प्लस मास जनरेटेड और मास आउट प्लस मास कंज्यूम ये अगर अभी भी आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स कुछ मास सिस्टम में एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसी फॉर्म में क्यों लिखा है, देखिए मास इन करने से सिस्टम का मास इंक्रीज हुआ, मास जनरेट होने से भी सिस्टम में मास इंक्रीज हुआ। अगर हम ग्लूकोज का एग्जांपल है तो ग्लूकोज का मास इंक्रीज हुआ। ठीक है, बट मास आउट से सिस्टम में क्या हुआ, सिस्टम में उसका मास डिक्रीज हुआ है। मास कंज्यूम होने से भी मास जो है ग्लूकोज का वो डिक्रीज हुआ है, और मास एक्यूमुलेट होने से भी जो मास आउट है उसमें मास जो है आपका डिक्रीज हुआ है ग्लूकोज का। ठीक है, तो दैट मीन्स मास इन और मास जनरेशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है मास, और इनकी वजह से मास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों आपके इक्वल होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो उसी केस में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा। ठीक है, नाउ अगर हम मास आउट और मास कंज्यूम को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो क्योंकि अभी यहाँ पर प्लस है तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या है, ये है आपका कि मास इन कितना मास आपने प्रोवाइड किया माइनस कितना मास आपका बाहर आया। ठीक है, इन दोनों को हमें माइनस करना है। मास जनरेट हो रहा है, इससे मास इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए हम इसको प्लस ले रहे हैं, और मास कंज्यूम होने से क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए हम इसे माइनस ले रहे हैं। इक्वल्स टू, अब इन दोनों को माइनस करने से जो भी आपका आएगा वो किसके इक्वल होगा, कि आपका कितना मास एक्यूमुलेट हुआ है सिस्टम के अंदर। ठीक है, जितना जिसकी वजह से आपका मास इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से मास आपका डिक्रीज हो रहा है, अगर इन दोनों को माइनस करने से कोई वैल्यू आती है तो वो जो वैल्यू है वो है आपकी मास एक्यूमुलेटेड की, यानी कि वो मास जो कि सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेट हो गया है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नाउ जब हम बात करते हैं स्टडी स्टेट की, किसकी बात करते हैं, स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट में हमने देखा था कि जो फिजिकल वेरिएबल्स हैं उनमें चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, और मास भी उसमें से एक है। अब तो दैट मीन्स कि जो टोटल मास है वो आपका कंजर्व रहना चाहिए, मास में चेंज नहीं आना चाहिए, सिस्टम के मास में चेंज नहीं आना चाहिए। और ये जो मास एक्यूमुलेशन है इसकी वजह से सिस्टम के मास में चेंज आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 आवर में आपका 20 किलोग्राम जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है किसी एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर 1 आवर में 20 किलोग्राम एक्यूमुलेट हुआ है तो सेकेंड आवर में कितना एक्यूमुलेट होगा, 40 किलोग्राम। तो दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो मास है सिस्टम के अंदर वो आपका इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि जो मास है सिस्टम का वो इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स वो स्टडी स्टेट में नहीं होगा। तो मास एक्यूमुलेशन अगर हो रहा है सिस्टम के अंदर दैट मीन्स वो स्टडी स्टेट में नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि कोई सिस्टम स्टडी स्टेट में रहे तो उस केस में जो मास का एक्यूमुलेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एट स्टडी स्टेट ये जो मास एक्यूमुलेटेड है ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और उस केस में आपकी इक्वेशन हो जाएगी मास इन माइनस मास आउट
प्लस मास जनरेटेड माइनस मास कंज्यूम इक्वल्स टू 0। ये है आपकी जनरल स्टडी स्टेट मास बैलेंस इक्वेशन। क्या है? जनरल स्टडी स्टेट मास बैलेंस इक्वेशन। क्लियर है? ये स्टडी स्टेट के लिए। बट मैं आपको बोलूंगा आपको सिर्फ ये वाली जो इक्वेशन है ये याद रखनी है। स्टडी स्टेट में बस आपको इतना याद रखना है कि स्टडी स्टेट में मास एक्यूमुलेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टडी स्टेट है तो मास एक्यूमुलेशन 0 कर दीजिए, और नहीं बोला गया है तो आपको यही इक्वेशन यूज करनी है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे किस टाइप की मटेरियल के लिए हम स्टडी स्टेट यूज कर सकते हैं, स्टडी स्टेट बैलेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी स्टेट में हमें पता है कि मास एक्यूमुलेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि मास एक्यूमुलेशन 0 हो जाता है तो दैट मीन जितना मास हम प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को उतना ही मास हमें बाहर मिलना चाहिए। ठीक है, दैट मीन मास इन इक्वल्स टू मास आउट एट स्टडी स्टेट। अभी हम इस एग्जांपल में मास जनरेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं और ना ही मास कंजम्पशन को कंसीडर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बिना इन दोनों को इंक्लूड किए हम कहाँ पर स्टडी स्टेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे एक्चुअली क्या है, हमारा थोड़ा एनालिटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस एग्जाम्पल को एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो देखिए इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें देखना है कि मटीरियल का टाइप क्या है, और उसके बाद हमें देखना है क्या वो विदाउट रिएक्शन में आपका स्टडी स्टेट में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या विद रिएक्शन में हम स्टडी स्टेट उसके लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, फॉर दिस मास बैलेंस इक्वेशन। क्लियर? तो दोनों ही विदाउट रिएक्शन और विद रिएक्शन हमारे सिलेबस में है कि विदाउट रिएक्शन और विद रिएक्शन के लिए मटेरियल बैलेंस इक्वेशन हमें स्टडी करनी है। ठीक है, सो सबसे पहला जो है यहाँ पर वो है हमारा टोटल मास। ठीक है, तो एक एग्जांपल पहले हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपका एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसे, लेट से कि हम यहाँ पर इसे ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ग्लूकोज के लेट से हम यहाँ पर 1 मोल प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके 1 मोल और वो हो जाएगा आपका 180 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और साथ में लेट से हम यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं 6O2। ठीक है, 6O2 जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 मोल का वेट हो जाएगा 6 × 32 ग्राम, तो 32 ग्राम, तो 6 मोल का कितना हो जाएगा, तो 32 × 6 इट विल बी इक्वल्स टू 192 ग्राम। 192 ग्राम आपका हो जाएगा क्या, 6 मोल ऑक्सीजन। क्लियर? ये हमने क्या है सिस्टम को प्रोवाइड किया है, और इसके वजह से हमें दूसरे एंड पर अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं विदाउट रिएक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं, विदाउट रिएक्शन। विदाउट रिएक्शन, तो विदाउट रिएक्शन के केस में ग्लूकोज किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा, और सिमिलरली ऑक्सीजन भी किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर एज इट इज ग्लूकोज भी मिल जाएगा और एज इट इज हमें ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हुई है, तो ग्लूकोज भी हमें 180 ग्राम जो था वो मिल जाएगा, और कितने प्रोवाइड किए थे, 1 मोल, और सिमिलरली ऑक्सीजन जो कि हमने प्रोवाइड किया था कितना 192 ग्राम, और आपके कितने मोल थे यहाँ पे, 6 मोल थे ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमें एज इट इज मिल जाएगा अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। और स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट मतलब मास एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है सिस्टम में, तो सिस्टम में मास एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, जनरेट नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है। इसीलिए जितना मास हमने प्रोवाइड किया होगा सिस्टम को उतना ही मास हमें दूसरे एंड पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 180 ग्राम ग्लूकोज और 192 ग्राम प्रोवाइड किया था, दैट मीन्स टोटल हमने कितना प्रोवाइड किया सिस्टम को, टोटल हमने प्रोवाइड किया है 360 और ये हो जाएगा 12, तो 372, तो टोटल हमने 372 ग्राम जो है टोटल हमने मास इन किया था इस सिस्टम में इंक्लूडिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और टोटल मास हमें दूसरी साइड भी कितना मिलेगा, 372 ग्राम। ठीक है, तो दैट मीन्स टोटल मास आपका क्या है, जितना हमने प्रोवाइड किया था उतना ही हमें दूसरे एंड पे मिल रहा है, एंड दैट मीन्स मास इन इक्वल्स टू मास आउट, दैट मीन्स स्टडी स्टेट पॉसिबल है। यस, क्लियर हो गया। द नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। 1 मोल ग्लूकोज के प्रोवाइड किए थे और 6 मोल ऑक्सीजन के प्रोवाइड किए थे, टोटल मोल्स कितने हो गए, 7 मोल्स, और हमें दूसरे एंड पे भी कितना मिल रहा है, 7 मोल्स ही मिल रहा है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, और एक्यूमुलेशन तो है नहीं कि सिस्टम में रुक जाए, तो जितना डाला था उतना बाहर टोटल आना चाहिए, और इसलिए मोल्स भी आपके सेम रहेंगे। देन है मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। मॉलिक्यूलर स्पीसीज का मास, मॉलिक्यूलर स्पीसीज क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज है। इसका हमने 180 ग्राम प्रोवाइड किया था, यहाँ पर 192 ग्राम प्रोवाइड किया था, और यहाँ पर हमें सेम मास मिल जा रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये इसके लिए भी मास इन मास आउट यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज आप देख सकते हैं, 1 मोल ग्लूकोज के प्रोवाइड किए थे, 1 मोल ही मिला है यहाँ पर। ठीक है, 1 मोल यहाँ पर हमने इसका प्रोवाइड किया था ऑक्सीजन का, और यहाँ पर भी हमें 1 मोल 6 मोल हमने प्रोवाइड किए थे, 6 मोल ही हमें दूसरे एंड पे मिले, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर स्पीसीज के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं अगर विदाउट रिएक्शन के लिए। ठीक है, मास ऑफ एटॉमिक स्पीसीज, एटॉमिक स्पीसीज मतलब ग्लूकोज आपका क्या है, C6H12O6, तो कितना आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया था उसका मास, क्या उतना ही कार्बन हमें दूसरी साइड मिलेगा, कि कितना कार्बन हमने प्रोवाइड किया था उसका मास, और जो हमें मास आउट में जो कार्बन मिल रहा है उसका जो मास है क्या वो इक्वल होगा, यस वो इक्वल होगा, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हुआ है, और एटम्स तो वैसे भी जनरेट और क्रिएट नहीं किए जा सकते अगर न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है।
ठीक है। अब क्योंकि एटम्स ना ही हम क्रिएट कर सकते ना जनरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए कार्बन जो है वो जितना आप प्रोवाइड करेंगे उतना ही मिलेगा, चाहे रिएक्शन हो या ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये आपका येस होगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटॉमिक स्पीसीज मतलब कि कार्बन के कितने मोल प्रोवाइड किए थे। देखिए ऑल्दो हमने ग्लूकोज का 1 मोल लिया है, तो ये 1 मोल किसका है, पूरे ग्लूकोज का, बट एक मॉलिक्यूल जो है कार्बन ग्लूकोज का, उसमें कितने कार्बन है, उसमें 6 कार्बन है। अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है और ऐसे ग्लूकोज के 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कार्बन कितने मोल हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा आपका 6 मोल, क्योंकि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है और आपके पास ऐसे 1 मोल ग्लूकोज है, तो कार्बन हो जाएगा 6 मोल, ठीक है। तो 6 मोल कार्बन आपका यहाँ भी था और 6 मोल कार्बन आपका यहाँ पर भी है, तो दैट मीन्स ये भी आपका यस है। तो दैट मीन्स कि विदाउट रिएक्शन के केस में तो जो भी आप ले लीजिए, चाहे आप टोटल मास की बात कीजिए, टोटल नंबर की बात करिए, या फिर मॉलिक्यूलर स्पीसीज के मास और नंबर की बात करिए, या फिर एटॉमिक स्पीसीज के मास और नंबर की बात कीजिए, इन सब के लिए स्टडी स्टेट पॉसिबल है, मास इन इक्वल्स टू मास आउट है। अब हम बात करेंगे विद रिएक्शन की, जिस केस में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होगी तो मास जनरेट भी होगा और मास कंज्यूम भी होगा, ठीक है। बट इक्वेशन हम यही वाली यूज कर रहे हैं। सो फॉर विद रिएक्शन, अब क्योंकि हमने यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज किया है, तो आपको पता है कि ये रेस्पिरेशन इक्वेशन है, C6H12O6 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O. सो दैट मीन्स अब प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CO2 एंड वाटर। तो CO2 हमें कितना मिल रहा है, 6 मोल मिल रहा है, और 6 मोल CO2 का वेट कितना हो जाएगा, एक मोल का तो होता है 44, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 44 दैट इज इक्वल्स टू 264 ग्राम, ठीक है। और क्या मिला, वाटर मिल रहा है, वाटर कितने मोल्स मिल रहा है, अगेन 6 मोल आपको वाटर मिलेगा, और एक मोल का होता है 18 इंटू 6 इज 108 ग्राम। अगेन इन दोनों को ऐड करते हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें 264 और 108, तो ये आपको मिलेगा 372 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और टोटल मोल्स कितने हैं यहाँ पर इन दोनों के, 12 मोल्स। तो आप देख सकते हैं कि अब सबसे पहले हमें देखना है टोटल मास के लिए, ठीक है। तो टोटल मास हमने कितना प्रोवाइड किया था, 372 ग्राम, अभी भी टोटल मास कितना है, 372 ग्राम। दैट मीन्स हम मास इन इक्वल्स टू मास आउट यूज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पहले हमने कितने प्रोवाइड किए थे, 7 मोल्स, और हम हमें कितने मिल रहे हैं, 12 मोल्स। ऐसा क्यों हो रहा है, चेंज क्यों हो गया नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए चेंज हो गए क्योंकि मास या तो जनरेट हुआ है या फिर कंज्यूम हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गए हैं, अगर मान लेते हैं सिस्टम में हमारी सेल्स हैं जिन्होंने इन्हें क्या क्या कंज्यूम कर लिया है और कुछ और उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, CO2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया है, तो जिसकी वजह से जो मोल्स हैं वो चेंज हो गए। पहले ग्लूकोज और ऑक्सीजन के टोटल 7 मोल्स थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मोल इसका और 6 मोल इसके, और अब हमारे पास कितने आ गए, 12 मोल्स प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर हम मोल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, तो उस केस में ये आपका स्टडी स्टेट पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि मास जनरेट हुआ है या कंज्यूम हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर है। उसके लिए हमें ये वाली मास बैलेंस इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि कितना मास आपका कंज्यूम हुआ है, जो कि हमने इस इक्वेशन में कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। द नेक्स्ट है आपका मास ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। मॉलिक्यूलर स्पीसीज फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्लूकोज कंज्यूम हुआ है और वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हुआ है। अब क्योंकि कन्वर्ट हुआ है CO2 वाटर में, दैट मीन्स जितना मास हमने प्रोवाइड किया था 180 ग्राम, वो हमें मास आउट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंज्यूम हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए जो मास है मॉलिक्यूलर स्पीसीज का, उसके लिए हम यहाँ पर इसको यूज नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाएंगे, मास इक्वल्स टू मास आउट, जब तक हम मास जनरेशन को या फिर मास कंजम्पशन को कंसीडर ना करें। क्लियर है। अगेन जब मास कंज्यूम हो रहा है ग्लूकोज का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज होंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें ग्लूकोज यहाँ पर हम उसके मोल्स को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्टडी स्टेट में। देन नेक्स्ट है आपका मास ऑफ एन एटॉमिक स्पीसीज। एटॉमिक स्पीसीज के मास की बात हो रही है, तो एटॉमिक स्पीसीज में हम देखेंगे कि कार्बन कितना है। तो कार्बन आपके कितने मोल्स थे, पहले 6 मोल्स थे, अब आपके कार्बन के कितने मोल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 CO2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है आपके CO2 में, तो एक कार्बन है, और कितने मोल्स हैं, 6, तो 6 इंटू 1 मोल्स, यानी कि 6 मोल ही आपका कार्बन अभी भी है। ऑक्सीजन के लिए भी आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 6 है, और ऑक्सीजन में यहाँ पर एक ऑक्सीजन में 2 होते हैं एटम, और कितने मोल्स हैं, 6, तो 6 टू 12, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 आपके मोल्स हैं ऑक्सीजन के। और यहाँ पर आप देखिए तो ये 2 इंटू 6 12, और वाटर के अंदर आपका ये आ जाएगा 6, तो अगेन 12 प्लस 6 इज 18। दैट मीन्स 18 मोल ऑक्सीजन हमने पहले प्रोवाइड की थी, और हमें राइट हैंड साइड भी 18 मोल ऑक्सीजन ही मिल रही है। तो दैट मीन्स जो एटम है उसके मोल्स भी इक्वल हैं, और क्योंकि मोल से ही हम मास भी निकालते हैं कि कितना मास होगा, तो इसलिए जो मास ऑफ एटॉमिक स्पीसीज है ये भी आपका क्या है, मास इन इक्वल्स टू मास आउट के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन के 6 मोल थे, तो कार्बन के 6 मोल का वेट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 72 ग्राम, और यहाँ पर भी आपके 6 मोल है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 72 ग्राम। तो दैट मीन्स कार्बन पहले भी 72 ग्राम था, अभी भी 72 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल्स पहले भी कार्बन के 6 था, अभी भी 6 है, तो ये इसके लिए। तो दैट मीन्स कि एटॉमिक स्पीसीज की जब हम बात करेंगे, तो उसके केस में हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, मास इन इक्वल्स टू मास आउट, क्योंकि
कार्बन ना ही जनरेट होता है ना ही कंज्यूम होता है, ठीक है, इसीलिए ये इक्वेशन यहाँ पे यूज की जा सकती है। बट ऐसे कंपाउंड जिसमें मास जनरेट होता है और कंज्यूम होता है, उस केस में हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में ये फैक्टर्स कंसीडर नहीं किया गया है कि मास जनरेट भी हो सकता है और मास कंज्यूम भी हो सकता है, इस फैक्टर को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि मास जनरेशन और मास कंजम्पशन को कंसीडर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस केस में हम जनरल स्टडी स्टेट मास बैलेंस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाएंगे, दैट इज द रीजन। क्लियर है? तो जब हम बात करते हैं जनरल स्टडी स्टेट मास बैलेंस इक्वेशन की, तो स्टडी स्टेट में आपको पता है मास एक्यूमुलेशन 0 हो जाएगा, और अगर हम थर्ड पॉइंट को भी कंसीडर करें यानी कि मास जनरेशन और मास कंजम्पशन, तो इसे हम रिएक्शन के लिए, ऐसे जो रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी हम स्टडी स्टेट मास बैलेंस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें हमने देखा कि अगर हमारी ये इक्वेशन है मास इन इक्वल्स टू मास आउट, तो ये इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते अगर हम बात करें रिएक्शन की, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज के बैलेंस के लिए हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हैं, बट इस इक्वेशन को हम मॉलिक्यूलर स्पीसीज के बैलेंस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी स्टडी स्टेट मास बैलेंस इक्वेशन है जिसमें हमने मास जनरेशन मास कंजम्पशन को भी कंसीडर किया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ग्लूकोज प्रोवाइड किया है लेट्स से 1800 ग्राम, ठीक है, और जिसमें से हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपका जो है लेट्स से 180 ग्राम जो आपका रह गया, ठीक है, मास आउट कितना हुआ 180 ग्राम। दैट मीन्स अगर हम स्टडी स्टेट कंसीडर कर रहे हैं तो मास एक्यूमुलेशन तो 0 होगा और मास जनरेशन भी यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज हम कंसीडर करें कि कंज्यूम हुआ है, वो सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो मास आपका कितना कंज्यूम हुआ होगा उसके, इसमें जनरेशन तो नहीं है, कंज्यूम तो हुआ, कितना कंज्यूम हुआ होगा जो इनका डिफरेंस आएगा उसके इक्वल, ठीक है। सो मास कंजम्पशन विल बी इक्वल्स टू 1800 माइनस 180 ग्राम, ओके। और यहाँ से कितना आएगा आपका आंसर, यहाँ से आपका आंसर आएगा 1800 माइनस 180 इक्वल्स टू 1620 ग्राम। तो इतना ग्राम जो है आपका कंज्यूम हुआ है ग्लूकोज, क्लियर। तो ये आपका हो गया 1620 ग्राम। और इस केस में अगर हम मोल्स के रिस्पेक्ट में देखें तो ये आपके कितने मोल्स हो गए, तो 180 ग्राम जो है ये 1 मोल होता है, ठीक है। तो 1800 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 10 मोल्स। सो दैट मीन्स ये कितने मोल्स हैं, ये आपके 9 मोल्स हैं। तो दैट मीन्स आपने 10 मोल्स ग्लूकोज के प्रोवाइड किए जिसमें से 1 मोल आपका बाहर आ गया एज इट इज, जो कि रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन 100% तो होती नहीं कुछ भी। तो बाकी का जो यहाँ पे डिफेक्ट है मास का, वो क्या है, वो आपका वो मास है जो कि कंज्यूम हो गया सिस्टम के अंदर, वो कितना था 9 मोल्स था, ठीक है। तो इस केस में हम इस तरीके से जनरल स्टडी स्टेट मास बैलेंस इक्वेशन यूज कर सकते हैं उनके लिए जिसमें रिएक्शन हो रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम मास बैलेंस करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम सेकंड पार्ट में और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इज सेट अप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ईच डे 10 की पावर 5 किलोग्राम सेल्यूलोज एंड 10 की पावर 3 किलोग्राम बैक्टीरिया एंटर इन द फीड स्ट्रीम, ओके। तो ये आपका मास इन है, क्यों, क्योंकि ये आपका एंटर कर रहा है फीड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम है और इस सिस्टम में आपका मास इन हो रहा है, ठीक है। तो मास इन किसका हुआ, पहले सेल्यूलोज का बताया, सेल्यूलोज कितना, सेल्यूलोज का मास इन हुआ है 10 की पावर 5 किलोग्राम, ठीक है। इसके साथ आपका बैक्टीरिया भी एंटर हुआ है, बैक्टीरिया कितना दिया गया है, बैक्टीरिया है आपका 10 की पावर 3 किलोग्राम, क्लियर। देन वाइल 10 की पावर 4 किलोग्राम सेल्यूलोज एंड 1.5 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम बैक्टीरिया लीव इन द एफ्लुएंट, तो इतना बाहर आ गया है, ठीक है, एफ्लुएंट के थ्रू। तो आपका सेल्यूलोज कितना बाहर आया है, अगर हम बात करें सेल्यूलोज की तो ये आपका है 10 की पावर 4 किलोग्राम आपको बाहर मिल गया है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया हमें मिला है 1.5 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका मास आउट हो गया, ठीक है। द रेट ऑफ सेल्यूलोज डाइजेशन, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विद रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ सेल्यूलोज डाइजेशन बाय बैक्टीरिया इज इतना किलोग्राम पर डे मतलब 1 डे में आपका इतना किलोग्राम जो है आपका डाइजेशन हो रहा है, किसका, सेल्यूलोज का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज के रेट ऑफ डाइजेशन यानी कि रेट ऑफ कंजम्पशन की। तो रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है सेल्यूलोज का, 7 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर डे। और इसके बाद हमें दिया है रेट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ मतलब कि आपका मास जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि रेट ऑफ मास जनरेशन, तो RG से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 2 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर डे। और रेट ऑफ सेल डेथ भी दिया हुआ है, यानी कि रेट ऑफ सेल कंजम्पशन की बात हो रही है, ठीक है, कि कितना कंज्यूम हो रही है, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर 2 किलोग्राम पर डे। डिटरमाइन द मास ऑफ सेलुलोज एंड बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड इन 5 डेज। अब ध्यान से समझिए, जब हम बात करते हैं मास बैलेंस की, तो मास बैलेंस के भी 2 टाइप है, एक है आपका डिफरेंशियल बैलेंस, डिफरेंशियल बैलेंस, और सेकेंड टाइप है आपका इंटीग्रल बैलेंस,
इंटीग्रल बैलेंस। ठीक है, दोनों का अपना अपना यूज़ है। डिफरेंशियल भी हम यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली हम डिफरेंशियल यूज़ करते हैं, बट इंटीग्रल भी हम यूज़ करते हैं। इंटीग्रल हम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बैच प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए, जब फैट बैच प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि कितना हमने प्रोवाइड किया था, कितना हमें मिल गया। प्रोसेस कंप्लीट जब हो जाता है तो इंटीग्रल बैलेंस यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम ड्यूरिंग द प्रोसेस हम मास बैलेंस करते हैं कि अभी भी रिएक्शन चल रही है, ठीक है, प्रोसेस अभी भी हो रहा है, उस केस में जब हम कोई मास बैलेंस करते हैं तो वो है हमारा डिफरेंशियल बैलेंस। ठीक है, डिफरेंशियल बैलेंस में एक्चुअली हम रेट यूज़ करते हैं। क्या? रेट ऑफ मास इन, रेट ऑफ मास आउट, रेट ऑफ मास कंजम्पशन, रेट ऑफ मास डाइजेशन। बट इंटीग्रल बैलेंस में हम सिंपली ये देखते हैं कि मास इन कितना हुआ, मास आउट कितना हुआ, मास कंज्यूम कितना हुआ। ठीक है, और ये जनरेटेड प्लस है ना, तो जनरेशन और माइनस मास कंजम्पशन इक्वल्स टू मास एक्यूमुलेशन। क्लियर? तो ये है आपका इंटीग्रल बैलेंस जिसमें मास देख रहे हैं। डिफरेंशियल बैलेंस में हम रेट देखते हैं, रेट ऑफ मास इन माइनस रेट ऑफ मास आउट। ठीक है, रेट ऑफ जनरेशन माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन इक्वल्स टू रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन। तो ये जो दोनों टाइप हैं, हम दोनों को ही इस क्वेश्चन में समझ लेंगे। ठीक है, कि डिफरेंशियल बैलेंस कैसे करते हैं और इंटीग्रल बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रल बैलेंस से, क्योंकि अभी तक जो हमने फॉर्मूला देखा वो इंटीग्रल बैलेंस से रिलेटेड था। ठीक है, तो इंटीग्रल बैलेंस हम अप्लाई करते हैं फॉर सेलुलोज। तो फॉर सेलुलोज, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन के लिए मास बैलेंस इक्वेशन अभी हमने देखी थी, क्या थी कि मास इन कितना है माइनस मास आउट कितना हुआ प्लस मास जनरेट कितना हुआ माइनस मास कंज्यूम कितना हुआ इक्वल्स टू मास एक्यूमुलेट कितना हुआ। अभी क्वेश्चन में स्टडी स्टेट मेंशन नहीं है, इसलिए मास एक्यूमुलेशन हमें कंसीडर करना होगा, अदरवाइज हम इसे जीरो कर देते। ठीक है, नाउ मास इन आप देख सकते हैं कितना मास इन हुआ है 10 की पावर 5 किलोग्राम, ये आपका मास इन हुआ। माइनस मास आउट कितना हुआ है आप देख सकते हैं, ये आपका मास आउट है जो बाहर जा रहा है 10 की पावर 4 किलोग्राम। फिर हमें देखना है मास जनरेट कितना हुआ है, तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ये सबस्ट्रेट है, ये यूटिलाइज हो रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, मास जनरेशन जीरो हो जाएगा। मास कंज्यूम कितना हुआ है, इसके लिए हमें मास कंज्यूम तो नहीं बताया, बट हमें रेट बताया, रेट ऑफ सेलुलोज डाइजेशन। रेट ऑफ सेलुलोज डाइजेशन का मीनिंग क्या है? अगर आप इसको रेट वर्ड से देखें तो कंफ्यूज करेगा, बट इसको लॉजिकली समझिए। लॉजिकली इसका मीनिंग है कि 7 × 10 की पावर 4 किलोग्राम आपका पर डे में डाइजेस्ट हो रहा है। वन पर डे मतलब वन डे में, एक दिन में आपका 7 × 10 की पावर 4 किलोग्राम डाइजेशन हो रहा है, किसका? सेल्यूलोज का। ठीक है, और ये जो हमें वैल्यू दी गई है 10 की पावर 5 किलोग्राम सेल्यूलोज इन है, 10 की पावर 4 किलोग्राम सेल्यूलोज आउट है, ये भी किसके लिए दिया है? ईच डे, यानी कि यहाँ पर भी बात हो रही है पर डे की। तो दैट मीन्स पर डे 10 की पावर 5 किलोग्राम सेल्यूलोज अंदर जाता है, 10 की पावर 4 किलोग्राम सेल्यूलोज बाहर आता है, और डाइजेशन कितना होता है वन डे में? 7 × 10 की पावर 5 किलोग्राम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो ये आपका 7 × 10 की पावर -4 किलोग्राम, ये आपका मास एक्यूमुलेशन है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी वैल्यूज दिए हैं ये किसमें दिए हुए? वन डे के लिए। तो दैट मीन्स जब हम इंटीग्रल बैलेंस परफॉर्म करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी वैल्यूज यूज कर रहे हैं उन सबका सेम टाइम होना चाहिए, यानी कि वो सेम टाइम पीरियड की वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी हमने मास इन रखा है, मास आउट रखा है, मास कंज्यूम लिया है, ये सब वैल्यूज क्या है? फॉर वन डे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक वैल्यू तो वन डे के लिए लिया, दूसरी वैल्यू 2 डेज के लिए ले लिया। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये हम बैलेंस कर रहे हैं वन डे के लिए। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो ये सारे न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस से होगा और प्रैक्टिस मैं आपको कराता रहूँगा। तो मास एक्यूमुलेशन अभी हमें फाइंड आउट करना है कि कितना एक्यूमुलेट हो रहा है। क्लियर? तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्या है, किलोग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर भी किलोग्राम है और यहाँ पर भी किलोग्राम है। और जो रूल्स हैं वो यही कहते हैं कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं का ही कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम होता है। यहाँ पर यूनिट सेम है, दैट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। बट एक और रूल ये भी है कि जब तक ये पावर इक्वल ना हो जाए 10 की पावर, तब तक सब्ट्रैक्शन ईजी नहीं है। ठीक है, या तो आप कैलकुलेटर यूज कीजिए डायरेक्ट, और अगर आप खुद से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो पावर है वो सेम करनी होगी। सॉरी, ये 10 की पावर +4 है। क्लियर? तो हमें पहले पावर सेम करनी होगी, तो यहाँ पे 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 10 × 10 की पावर 4 किलोग्राम। क्लियर? और ये हो जाएगा माइनस 10 की पावर 4 किलोग्राम माइनस 7 × 10 की पावर 4 किलोग्राम इक्वल्स टू मास एक्यूमुलेटेड। नाउ या तो आप 10 की पावर 4 कॉमन ले लीजिए या फिर आप डायरेक्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 10, ये आपका 1 और ये आपका 7, तो 10 - 8 इज 2 × 10 की पावर 4 किलोग्राम, ये आपका मास एक्यूमुलेशन है। ठीक है, कितने टाइम में? फॉर वन डे, क्योंकि सारी वैल्यूज़ किसके लिए थी? वन डे के लिए थी। हमें फाइंड आउट करना 5 डेज़ के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 5 से। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर हम इसे 5 से कर देंगे तो कितने के लिए आ जाएगा? 5 डेज़ के लिए आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 × 10, 10 × 10 की पावर 4 इज 10 की पावर 5। जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 5 किलोग्राम फॉर 5 डेज। ये आपका मास एक्यूमुलेशन है विद इन द सिस्टम।
तो इस एग्जाम्पल से हमें थोड़ा मास बैलेंस की प्रैक्टिस होगी कि हम किस तरीके से मास बैलेंस करें, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि 1 डे के लिए कैसे और 5 डे के लिए क्या है। अब हम यूज़ करेंगे डिफरेंशियल बैलेंस। डिफरेंशियल बैलेंस हम यूज़ करेंगे किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो चलिए बैक्टीरिया के लिए करते हैं। फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के केस में क्योंकि हम डिफरेंशियल बैलेंस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रेट वर्ड यूज करते हैं। रेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसकी जितने भी यूनिट्स होंगी उसमें डिवाइड में टाइम जरूर आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं किलोग्राम पर डे, तो ये भी क्या है? रेट है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किलोग्राम पर डे। तो डिवाइड में जब भी टाइम आएगा दैट मीन्स वो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंशियल बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। डिफरेंशियल बैलेंस इक्वेशन है मास इन का रेट, रेट के लिए हम यहाँ पे क्या बना देते हैं कि ये रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस मास आउट, इसके ऊपर क्या बना देंगे क्योंकि मास आउट के रेट की बात कर रहे हैं, प्लस रेट ऑफ जनरेशन, इसके लिए हम सिंपल आर जी लिखते हैं, एम जी के ऊपर कैप नहीं लगाते, ठीक है, माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन इक्वल्स टू मास एक्यूमुलेशन का रेट। आई होप इट इज क्लियर। अब नाउ हमें वैल्यू पुट करनी है बट रेट की टर्म्स में। रेट की टर्म्स में मतलब कि कितना किलोग्राम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मास इन। तो मास इन कितना हुआ है? तो आप देख सकते हैं पर डे, ईच डे कितना मास इन हुआ है? 10 की पावर 3 किलोग्राम 1 डे में हुआ है। तो दैट मीन्स ये क्या है? इसका मास इन रेट कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 किलोग्राम पर डे। ये आपका मास इन हो गया, ठीक है। ईजी है, आपको सिर्फ ये देखना कि कितने टाइम में। अगर ये बोलता है 2 डेज में, तो अगर 2 डेज में 10 की पावर 3 किलोग्राम मास जो है वो इन है, तो 1 डे में कितना होता? तो मैं 10 की पावर 3 को 2 से डिवाइड करता तो ये हो जाता 500 किलोग्राम पर डे, तो उसे मैं यहाँ पे लिखता, ठीक है। देन माइनस मास आउट। मास आउट कितना हो रहा है? 10 की पावर 4 किलोग्राम, बट ये भी कितने टाइम में? 1 डे में। तो रेट कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा 10 की पावर 4 किलोग्राम पर डे। दैट मीन्स 1 डे में इतना मास जो है वो बाहर आता है सिस्टम से। पर डे का मतलब 1 डे में। प्लस रेट ऑफ जनरेशन। रेट ऑफ जनरेशन आपने देखा कितना है? ये पर डे में दिया हुआ है, तो ये होगा 2 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर डे। और उसके बाद हमें रेट ऑफ कंजम्पशन भी दिया है। कंजम्पशन कितना है? माइनस लिखेंगे इसको 5 इंटू 10 की पावर 2 किलोग्राम पर डे, ठीक है, इक्वल्स टू मास एक्यूमुलेशन। अभी मैं उसको वहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। देखिए मैंने जैसा भी आपको बताया था कि अगर आपको एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है तो यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। तो यूनिट सबकी सेम है 10 किलोग्राम पर डे, ठीक है। और अगर हमें इन्हें प्लस माइनस करना है तो उनकी 10 की पावर भी हमें इक्वल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसको कैसे करें तो देख लेते हैं। ये आपका 10 की पावर 3 है, तो इसे 10 की पावर 4 अगर हम बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। यूनिट अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट सबकी सेम है। माइनस ये आपका 1 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर डे, प्लस ये 2 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर डे, माइनस ये है 5 इंटू 10 की पावर 2 किलोग्राम। इसे अगर 10 की पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.05 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर डे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ से अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये -1, ये +2, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.9। 0.9 में से 0.05 माइनस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.85, ओके। तो ये आ जाएगा 0.85 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर डे। क्लियर है? बट ये जो हमने फाइनल, एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है। तो ये है 0.85 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर डे। बट हमेशा डेसिमल को है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही लगाया जाता है। तो हमें भी जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाना पड़ेगा। तो इसको एक डेसिमल को आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा 8.5, ठीक है। और क्योंकि डेसिमल को हम इस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं तो पावर क्या होना चाहिए? तो पावर डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पावर? ये हो जाएगा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर डे। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? ये वैल्यू हमारे पास आ गई है बैक्टीरिया के मास एक्यूमुलेशन की 1 डे के लिए, कि 1 डे में कितना हो रहा है। 5 डे के लिए निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इसमें कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डीबीटी 2018, क्वेश्चन नंबर 182। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट ये भी मटेरियल बैलेंस से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी के इस टाइप के क्वेश्चन आप डोरान बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन अ कंटिन्यूअस क्रिस्टलाइजर 100 ग्राम ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर at 85% weight by weight enter the crystallizer and leave the crystallizer at 70% weight by weight. The weight of input solid converted to crystal in the crystallizer is। तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको ये क्वेश्चन, बट ये हम इजीली सॉल्व कर लेंगे मटेरियल बैलेंस के कॉन्सेप्ट से और प्रैक्टिस से, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया 85% वेट बाय वेट शुगर आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंट आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो हमने बेसिक्स की वीडियो कवर की थी उसमें हमने देखा था 85% वेट बाय वेट का मीनिंग है कि आपका 85 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि कितना ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 85% है तो दैट मीन्स 85 ग्राम है
इन 100 ग्राम सोल्यूशन। परसेंटेज आप फाइंड आउट करेंगे तो 80/100 इंटू 100 दैट विल बी 85%। ओके, और इसके बाद जो क्रिस्टलाइजर से बाहर आ रहा है दैट इज 70% वेट बाय वेट मीन्स 70 ग्राम इन 100 ग्राम। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम है यानी कि क्रिस्टलाइजर, ठीक है, और इसमें हमने प्रोवाइड किया है 100 ग्राम, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 100 ग्राम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो 100 ग्राम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया सॉल्यूशन। ओके, नाउ इसमें शुगर कितना प्रेजेंट था हमें पता है 100 ग्राम में कितनी होती है 85 ग्राम, तो इस 100 ग्राम में भी कितनी होगी 85 ग्राम, ठीक है। तो इसमें शुगर है आपका 85 ग्राम और बाकी का जो भी लिक्विड कंटेंट है, ठीक है, वो कितना है 15 ग्राम। 100 माइनस 85 इज 15 ग्राम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। द नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो यहाँ से में जो बाहर आपको मिल रहा है लिक्विड, ठीक है, वो आपका क्या है 70% वेट बाय वेट उसमें शुगर सॉल्यूशन है वो, ठीक है। सो अभी हमें ये नहीं पता कि इससे बाहर कितना आया है, ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर हमें x ग्राम सॉल्यूशन यहाँ पर आउट हुआ है, क्योंकि ये नहीं बताया कि 100 ग्राम तो हमने इन किया है दैट इज ओके, बट आउट कितना मिला है ये हमें मेंशन है, बट हमें बस इतना ही मेंशन है कि उसमें 70% जो है शुगर सॉल्यूशन है वो, दैट मीन 70 ग्राम परसेंट है 100 ग्राम में। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा x ग्राम जो है ये आपका सिस्टम से बाहर आया है, ठीक है, लिक्विड शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि जिसमें आपका कितना है 70% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन है। तो शुगर कितनी हो जाएगी, शुगर हो जाएगी हमारी शुगर इक्वल्स टू कितनी परसेंट है 70% यानी कि 0.7, ठीक है, 70/100 इज 0.7 इंटू और कितने ग्राम है हमारा सॉल्यूशन x ग्राम, तो ये हो जाएगी 0.7x ग्राम आपका शुगर है इसके अंदर, ठीक है। और क्रिस्टलाइजर से यहाँ से जो बाहर आएगा, ठीक है, जो क्रिस्टल्स बाहर आएंगे वो उनका मास कितना होगा, वो हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम, ये टोटल है। और ये क्योंकि ये जो मास बाहर आ रहा है ये क्या है सॉलिड होगा क्योंकि क्रिस्टल्स हैं और क्रिस्टल्स में लिक्विड कंटेंट नहीं होगा, क्लियर है। तो जो भी रेसिडुअल मास है 100 माइनस x दैट इज आर क्रिस्टल। नाउ अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मास बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कितना हमने शुगर प्रोवाइड किया, कितना शुगर आउट हुआ है और कितना शुगर एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन मास इन माइनस मास आउट प्लस मास जनरेटेड माइनस मास कंज्यूम इक्वल्स टू मास एक्यूमुलेटेड। हमेशा इस इक्वेशन को लिख लीजिए और जब तक आपको स्टडी स्टेट ना बोला जाए तब तक मास एक्यूमुलेशन रहेगा। तो मास जनरेट हो रहा है क्या, नहीं, मास तो जनरेट नहीं हो रहा, शुगर ही है। मास कंज्यूम हो रहा है, शुगर क्या कंज्यूम हो रही है, नहीं, शुगर एक्यूमुलेट हो रही है क्रिस्टल्स में, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। तो मास इन कितना हुआ है, मास इन हुआ है हमारा 85 ग्राम, ठीक है, 85 ग्राम शुगर प्रोवाइड किया है। मास आउट कितना हो रहा है, मास आउट हुआ है आपका 0.7x ग्राम इक्वल्स टू मास एक्यूमुलेट कितना हुआ है दैट इज 100 माइनस x ग्राम। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 85 और ये आपका माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स माइनस 0.7x इक्वल्स टू 100, ये हो जाएगा 0.3x इक्वल्स टू 100 माइनस 85 दैट विल बी इक्वल्स टू 15 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 0.3, सो ये आपका हो जाएगा 3 5 15 50। सो ये x की वैल्यू कितनी आ गई है 50 ग्राम। तो ये आपका वो ये तो आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, बट जो क्रिस्टल्स फॉर्म हुए हैं वो कितना है 100 माइनस एक्स, तो 100 में से आपने 50 माइनस किया दैट विल बी इक्वल्स टू 50 ग्राम। तो दैट मीन्स क्रिस्टल्स कितने फॉर्म हुए हैं, क्रिस्टल्स आपकी 50 ग्राम जो है प्रोड्यूस हुए हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप मटेरियल बैलेंस करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर आपका परसेंटेज यूज होगा, कहीं पर आपकी कंसंट्रेशन यूज होगी, कहीं पर आपका फ्लो रेट होगा, तो कुछ क्वेश्चन हम फ्लो रेट से रिलेटेड भी सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।